प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। राम राम, सत श्री अकाल। संस्कृत प्रेमियों, हमें संस्कृत भाषा सीखने के लिए आपको पता होगा व्याकरण की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि व्याकरण एक सुगम मार्ग होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। चूंकि हमारा विषय क्या है, संस्कृत, और संस्कृत में सबसे पहले आती है वर्णमाला। वर्णमाला को सीखने के पश्चात हमारा दूसरा टॉपिक होता है संधि का। तो दोस्तों, आज हम संधि टॉपिक ही सीखेंगे, संधि विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे, या ये कहें कि संधि क्या है, थोड़ा इसका परिचय देखेंगे। देखिए मित्रों, संधि, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि संधि शब्द बना कैसे। तो दोस्तों, संधि शब्द सम, धा, की क्या है। सम एक उपसर्ग है, धा धातु है, और की प्रत्यय है। तो जब सम, धा, की इस तरीके से उपसर्ग, धातु और प्रत्यय का जब मेल होता है तो हमारा शब्द संधि निकल कर आता है। और संधि शब्द कैसा है? संधि शब्द पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है मेल, मिलना, या ये कहें कि योग। अर्थात जब दो वर्णों के मेल होते हैं, दो वर्णों के, ध्यान रहे, दो वर्णों के, शब्दों के नहीं, जब दो वर्णों के मेल होते हैं तो उस मेल से उत्पन्न जो भी परिवर्तन होता है, विकार होता है, वही संधि कहलाता है। लेकिन ध्यान रहे, संधि के लिए आवश्यक तत्व संहिता है। तो प्रश्न उठता है, संहिता क्या होती है? संहिता संधि से पूर्व की अवस्था है। जब दो वर्णों का आपस में सानिध्य होता है, निकटता होती है, वही सन्निकर्ष कहलाता है। और जहां सन्निकर्ष होता है अर्थात निकटता होती है, समीपता होती है वर्णों की, तभी वहां संधि के नियम लागू होते हैं। देखिए, संधि क्या, संहिता क्या है? संधि के लिए एक अनिवार्य तत्व है, अर्थात दो वर्णों की अत्यंत समीपता, सन्निकटता, और सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। अब संहिता कहां कहां होती है? क्या कहीं भी संहिता हो जाती है? नहीं, इसके लिए भी हमारे व्याकरण शास्त्रों ने कुछ नियम बताए हैं, और उसमें से एक नियम यह है कि संहिता होने के लिए एक पद जरूरी है, अर्थात एक पद में संहिता होती है। जैसे नई पूर्व पद है और अकह पर पद है, या ऐसे कहें कि पूर्व पद और उत्तर पद। तो नई अर्थात न में आई है, और अक में पूर्व वर्ण है अ। तो हमने पीछे पढ़ा था कि संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। तो देखिए, यहां हमें वर्ण मिल गए, ए जो कि एक स्वर है, अ ये भी एक स्वर है, वर्ण है, और इन दो वर्णों का मेल से यहाँ पे जो परिवर्तन होगा वही संधि होगी। तो ए, ये अयादी संधि का चूंकि एक उदाहरण है, तो ए का आय ऐसे परिवर्तन हो जाता है, और ना हमने छुआ ही नहीं, जो कि इस स्थिति में है, और यहां जो परिवर्तन हुआ तो आपके पास ये परिवर्तन आया, हलंत के साथ ए के स्थान पे आए, और ये अक हमने छुआ ही नहीं। तो अब जब हम इन सब को एक मिला, एक साथ कर देंगे, मेल कर देंगे, इनका योग बना कर देंगे, तो हमारे पास आएगा न। इस आ ने इस न को पूरा किया, आ, ये य ऐसे लिखा गया, और इस आ ने अपने पूर्व वर्ण य व्यंजन को पूरा कर दिया, और क। तो आपके पास एक पद निकल के आया। इसीलिए व्याकरण शास्त्रों ने कहा कि संहिता कहां कहां हो सकती है? नंबर एक पद में संहिता हो सकती है, नित्य रूप से होगी, अनिवार्य रूप से होगी। नंबर 2, उपसर्ग और धातु। हमारी संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग है। उन उपसर्गों में से एक उपसर्ग है अधि। इस ध में से मैंने ये ई वर्ण निकाल लिया, और आ गच्छति जो कि उत्तर पद है में से मैंने ये आ वर्ण ले लिया। अब
अब चूंकि ये यण संधि का उदाहरण है, तो यहां यण संधि में ई का परिवर्तन होके य हो जाता है। अब बाकी तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं, तो हमारे पास इधर क्या है, अध। इधर क्या है, अध। या और आगच्छति को फिर से हमने नहीं छेड़ा, ये ऐसे का ऐसे ही रहा। तो जब आप इन सभी का मेल करेंगे तो आपके पास आएगा अध। ये ध आधा है, यहां इसके आगे कोई स्वर नहीं है जो इस ध को कंप्लीट करे, पूर्ण करे, तो अ ध ऐसे ही रहेगा। ये य यहां इसके आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये आ दीर्घ इस य को कंप्लीट करेगा और आगे सेम ऐसे ही कॉपी हो जाएगी। तो आपका बना अध्यागच्छति। तो ये क्या है, उपसर्ग और धातु में संधि होना, जो कि अनिवार्य है। फिर आता है हमारा समासिक पद। समासिक पद का मतलब समास में भी आपका संधि करना अनिवार्य होता है। जैसे कि हमने यहाँ देव लिया और आल ले लिया, तो देव में क्या है, अ, किस तरीके से, इस तरीके से, वह हलंत है और इसमें अवर्ण है, अधिनित है इसमें, और यहाँ क्या है, आ। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो ह्रस्व आ दीर्घ आ का एकादेश हो जाने पर दीर्घ आ हो जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है दे वा लयः। तो इस तरीके से मित्रों, प्यारे दोस्तों, ये एक पद का उदाहरण है। उपसर्ग धातु का अध्यागच्छति ये उदाहरण है, और समासिक पद अर्थात समास में चूंकि नित्य रूप से संधि होती है, तो ये देवालय इसका उदाहरण है। तो संहिता कहाँ कहाँ होती है, एक पद में, धातु उपसर्ग में, समासिक पद में। अब एक शब्द आता है संधि विच्छेद। हमने संधि तो सीख ली, दो वर्णों का मेल संधि है, लेकिन संधि विच्छेद भी तो है। तो जो हमने वर्णों को मिलान करके पद बनाया, धातु उपसर्ग को जोड़ के पद बनाया, समासिक पद में संधि करी, एक पद बनाया, उन्हीं जहां से आपने उन वर्णों को जोड़ा, वही वर्णों को विच्छेद कर देना, अलग अलग कर देना, संधि विच्छेद कहलाता है। अब प्यारे मित्रों, अब आपके लिए प्रश्न है, जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया उसमें से संधि क्या है और संधि विच्छेद क्या है, ये अब आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट, संधि हो जाने पर कुछ परिवर्तन भी होते हैं। तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आइए देखिए। जैसे जब हम दो वर्णों का मेल कर देते हैं तो एकादेश हो जाता है। एकादेश का मतलब है उन दो वर्णों को एक होकर और उनका आदेशित हो जाना, अर्थात एकादेश। जैसे अभी हमने देखा था, देव आलय में व में अ वर्ण था और आलय में आ वर्ण था, तो ह्रस्व आ दीर्घ का दोनों का मेल कर देने पर एक आदेश दीर्घ आ हो गया था। वही है, दो वर्णों का एकादेश हो जाता है। पूर्ण वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि हमने अधि आगच्छति वाला उदाहरण देखा था, उसमें अधि उपसर्ग में ई ह्रस्व के स्थान पर या हो गया था। तो यही है कि पूर्ण वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। दो वर्णों में से किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है, अर्थात जब दो वर्ण होंगे, यानी कि पूर्व पद में से और उत्तर पद में से जो वर्ण निकल के आएंगे, उसमें से किसी एक वर्ण का लोप हो जाता है और किसी एक वर्ण का द्वित अर्थात किसी भी एक वर्ण का डबल वहां पे हो जाता है। दोनों वर्णों में साथ साथ परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे कि व्यंजन संधि में अक्सर हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे। इसका विस्तृत वर्णन विवेचन हम जब संधि वाले पोर्शन में आएंगे तब सीखेंगे। दो वर्णों के बीच किसी तीसरे वर्ण का आगम हो जाता है। आगम दोस्तों, किसी वर्ण का आना, जैसे हमारे परिवार में किसी मेहमान का आना, इसी तरीके से यहां दो वर्णों के बीच में किसी तीसरे वर्ण का आना, वही आगम कहलाता है। अब हमारे पास
संधि के प्रकार इसको समझना है। संधि क्या है ये हमने सीख लिया, संधि विच्छेद क्या है ये भी हमने सीख लिया, और संधि होने के लिए अनिवार्य तत्व संहिता क्या है उसके विषय में भी हमने जान लिया। अब संधि होती कितने प्रकार की है? तो दोस्तों संधि 3 प्रकार की होती है। एक है हमारी स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्यों? जिसका दूसरा नाम अच ऐसे भी कहा जाता है, ये भी नाम हमें मिलता है। व्यंजन संधि इसका दूसरा नाम हल ये भी मिलता है, और विसर्ग संधि का विसर्ग संधि ही रहता है। हल क्यों? क्योंकि जब हम महेश्वर सूत्रों का अध्ययन करते हैं तो वहां हमें 14 सूत्र मिलते हैं, जिसमें से कुछ सूत्र तो स्वरों में विभाजित है और कुछ सूत्र व्यंजन के हैं। तो जहां से व्यंजन शुरू होता है उस सूत्र को कहा, वो सूत्र है हा या वरट। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अर्थात मैं यहाँ ये कहूं कि शुरुआती वर्ण है, वो ह है, और 14th नंबर का जो सूत्र है वो है हल। उस हल का लास्ट वाला वर्ण अंतिम वर्ण है ल। तो स्टार्टिंग और लास्ट को मिलाकर प्रत्याहार बन जाते हैं, और ये प्रत्याहार ही है जो संपूर्ण व्यंजन वर्ग को इंगित करता है, इसलिए इसे कहा जाता है हल संधि। ठीक ऐसे ही यहां पर भी है। आ ई उण ये स्वर संधि का प्रत्यय है, स्वर वर्णों का प्रत्यय है। तो इस अ ई उण में से अ जो हमने शुरुआती वर्ण लिया और अंतिम वर्ण लिया च, तो उस शुरुआत और अंतिम वर्ण को मिलाकर अच, जिसके अंतर्गत ये सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम अच संधि ऐसा भी मिलता है। तो अच संधि क्यों या स्वर संधि क्यों? क्योंकि आपको पूर्व पद में यहां स्वर ही मिलेगा, उत्तर पद में भी आपको स्वर मिलेगा, और इन दोनों के योग से, मेल से, मिलने से जो परिवर्तन होगा वो भी स्वर ही आएगा। तो इसीलिए इसको स्वर संधि कहा जाता है। अब बात आती है हमारे व्यंजन की। यहाँ पूर्व वर्ण में आपको व्यंजन ही मिलेगा। व्यंजन कौन क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, घ, ये सारे आपके व्यंजन होते हैं, जिसमें ऊष्म वर्ण, अंतस्थ वर्ण और स्पर्श वर्ण ये सारे आ जाते हैं। और यहाँ आपको या तो स्वर मिलेंगे या फिर व्यंजन मिलेंगे। तो इस तरीके से व्यंजन के पश्चात आपको या तो स्वर मिलेगा या व्यंजन मिलेगा, तो इनके मेल से जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि के अंतर्गत होगा। अब यहां आपको विसर्ग मिलेगा। विसर्ग जो कि इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा, जैसे रामः ऐसे कोई पद लिखा हुआ मिलेगा और उसके आगे ऐसे विसर्ग मिलेगा। और यहां आपको या तो स्वर मिलेगा, और स्वर मिलेगा से मतलब है कि जो पद की शुरुआत होगी वो स्वर से होगी, या फिर व्यंजन मिलेगा, और इसका मतलब है कि जो पद की शुरुआत होगी वो व्यंजन से होगी। हाँ, यहां आपको विसर्ग नहीं मिलेगा। जैसे आपको यहां स्वर के बाद भी स्वर मिल रहा था, या व्यंजन के बाद इधर ये देखिए यहां व्यंजन मिल रहा था, ऐसे ही यहां पे आप सोचेंगे कि स्वर के बाद स्वर मिलेगा, विसर्ग के बाद विसर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि विसर्ग हमेशा पद के पश्चात आते हैं। इसलिए या तो आपको यहाँ स्वर मिलेगा या व्यंजन मिलेगा। तो इस ऐसे में इस विसर्ग में कुछ परिवर्तन होंगे। कहीं तो इस विसर्ग के परिवर्तन होके श, श, स इस रूप में परिवर्तन होगा, कहीं पे विसर्ग का ओ हो जाएगा, कहीं पे विसर्ग का लोप ही हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। वो जब हम इसका विस्तृत वर्णन या विवेचन करेंगे, इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे, तब हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने ये जाना कि दरअसल संधि है क्या, उसका परिचय जाना, संधि विच्छेद क्या होती है, और संधि होने के लिए क्या आवश्यक तत्व है अर्थात संहिता, उससे परिचय लिया, और संधि के प्रकार कितने होते हैं इससे भी परिचय लिया। अब इससे आगे की वीडियो में हम संधि में स्वर संधि को सीखना आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।